मैं ज्योति सिंह आज आपके लिए मांग से संबंधित विषय वस्तु लेकर आई हूँ। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मांग का पूरा टॉपिक इस वीडियो में नहीं आ पाया, इसीलिए इसके अलावा मुझे एक वीडियो और लाना पड़ेगा। आज हम मांग का अर्थ, मांग का तत्व, मांग के प्रकार जिसमें व्यक्तिगत मांग एवं बाजार मांग समझेंगे, मांग तालिका, मांग वक्र एवं मांग का नियम, मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं ये भी आज हम देखेंगे और अंत में हम देखेंगे मांग फलन। ये हैं मिस्टर सोहन। इनकी बचपन से इच्छा है कि इनके पास ये कार हो, परंतु ये मजदूरी करते हैं, इनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या इनकी जो ये इच्छा है, सोहन की जो इच्छा है, ये मांग बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि हमारी केवल इच्छा करने से कोई भी वस्तु की हम अपनी मांग में परिवर्तित नहीं कर सकते। ये हैं हमारे शाहरुख खान। इनके पास ढेर सारी मुद्रा है, अर्थात बहुत सारे साधन हैं, परंतु इनकी इच्छा ही नहीं है कार खरीदने की, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी कार हैं। क्या इनके पैसे से ये मुद्रा जो है ये मांग में परिवर्तित हो पाएगी? ये भी मांग में नहीं बदलेगी, क्योंकि मांग के लिए इच्छा का भी होना आवश्यक है। ये है अजय देवगन। इनकी इच्छा भी है, इनके पास मुद्रा भी है और इनको खर्च करने के लिए ये तत्पर भी है, अर्थात ये कार लेने के लिए तैयार है। साधारण अर्थ में जब हम मांग देखते हैं तो मांग से तात्पर्य होता है इच्छा, मुद्रा और खर्च करने की तत्परता। इसे हम ऐसे समझते हैं, सोहन की इच्छा है परंतु उसके पास साधन नहीं है। जब साधन ही नहीं है तो वो खर्च क्या करेगा? ये शाहरुख खान है, इनके पास इनकी इच्छा ही नहीं कार खरीदने की, लेकिन इनके पास बहुत सारा पैसा है। और ये अजय देवगन है, इनकी इच्छा भी है कार खरीदने की, इनके पास साधन भी है और ये खर्च करने के लिए तत्पर भी है। अर्थात मांग के लिए जो तीन तत्व चाहिए है, इच्छा, साधन और खर्च करने की तत्परता, इससे अजय देवगन की जो इच्छा है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी? मांग में। परंतु अर्थशास्त्र में ये तीन तत्व के अलावा निश्चित समय और निश्चित कीमत का भी होना आवश्यक है, तभी वह मांग में परिवर्तित हो सकती है। अर्थशास्त्र में वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय, निश्चित मूल्य में किसी बाजार में उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। अब हम देखेंगे मांग के तत्व। तत्व से तात्पर्य होता है अंश। मैं आपसे एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी कि यदि आपको आलू भट्टे की सब्जी बनाना है तो आपको क्या क्या तत्व या सामान लगेंगे? आप कहेंगे आलू भट्टा, प्याज, टमाटर, तेल, नमक, मिर्च, मसाले और समय आदि। अर्थात ये जितनी सारी चीजें हैं, इससे आपकी क्या तैयार हो जाएगी? आलू भट्टे की सब्जी। इसी प्रकार मांग को बनाने के लिए भी कुछ तत्वों की आवश्यकता होना जरूरी है। इसमें सबसे पहले आपकी क्या होना जरूरी है? इच्छा। इसके बाद आपको क्या चाहिए है? साधन या मुद्रा, जिसके कारण आप उस वस्तु की मांग कर सकते हैं। फिर साधन होने के साथ साथ आपको खर्च करने की क्या होना चाहिए? तत्परता भी होना चाहिए। यदि आपके पास साधन है और आप खर्च नहीं करना चाहते, इसका मतलब है कि वो मांग में परिवर्तित नहीं होगी। अर्थशास्त्र में निश्चित कीमत और निश्चित समय का भी होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं मांग के प्रकार। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये खड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे। जहाँ केवल एक व्यक्ति मांग कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग। और ये कहलाएगी बाजार मांग। एक से अधिक या जहाँ व्यक्तियों का समूह के द्वारा मांग की जाती है वह मांग बाजार मांग कहलाती है। हम पहले व्यक्तिगत मांग तालिका समझते हैं। इसके लिए हम एक अनुसूची लेते हैं
जिसमें हम पी यानी कीमत प्राइस और क्यू मतलब क्वांटिटी उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मांग मात्रा। यदि किसी वस्तु किसी इकाई की 10 रुपए कीमत है तो यदि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति यदि 300 इकाई खरीदता है, यदि इसी वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है, बढ़ के 20 रुपए हो जाती है, तो ये मांग 300 की जगह में कितना करने लगेगा, 20। और ये वस्तु और महंगी हो गई, मान लो 30 रुपए हो गई, तो ये मांग को क्या कर देगा, और कम कर देगा। यहाँ तालिका को देखने से हमको समझ आ रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये 20 रुपए से यदि कम है 10 रुपए होगा, यदि कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा होगी, और कीमत ज्यादा हो गई 20 से 30 हो गई तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वस्तु की मांग कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। या हम इसको उल्टा देखते हैं, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है तो मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात कोई भी व्यक्ति वस्तु की कीमत को देखकर उसकी मांग करता है। और व्यक्तिगत मांग कब कहलाएगी, जब कोई एक व्यक्ति एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर व्यक्ति विशेष के द्वारा वस्तु खरीदी जाने वाली मात्रा को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका। इस तालिका को अब हम रेखा चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ हम ओ एक्स अक्ष में क्यू मात्रा लेते हैं, उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा, और ओ वाई अक्ष में हम कीमत पी लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है जो आपको हमेशा काम आएगी। यहाँ हम एक्स अक्ष में जो मांग लेते हैं ये है स्वतंत्र परिवर्त, और ये जो क्यू है, ये जो मात्रा है, ये है परतंत्र परिवर्त, और ये जो पी है आपका, ये क्या कहलाएगा, स्वतंत्र परिवर्त। अर्थात ये जो वस्तु की मांग है ये किस पर निर्भर करती है वस्तु की कीमत पर। यहाँ जब कीमत 10 रुपए है तब मांग कितनी है, 300। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तब मांग कितनी हो रही है हमारी, 300। और जब यदि कीमत 20 रुपए हो गई तो मांग घट के कितनी हो गई, 200। और जब कीमत हो गई 30 रुपए तब मांग और घट के कितनी हो गई, 100 रुपए। इस प्रकार हम ये जो तीनों बिंदु प्राप्त होते हैं, यदि हम इन तीनों बिंदु को मिला देते हैं तो हमको एक वक्र प्राप्त होगा, डीडी वक्र। इसे हम क्या कहेंगे, मांग वक्र। मैं इसे इतना विस्तार से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि यदि आपके परीक्षा में आता है मांग तालिका या मांग वक्र, तो जो व्यक्तिगत मांग तालिका और मांग वक्र है, यही पूरा विश्लेषण किसमें आ जाएगा, मांग तालिका एवं मांग वक्र पे। एक प्रश्न हमेशा यहाँ से ये भी आता है कि मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक या ढालू क्यों होता है। मांग वक्र ऋणात्मक या ढालू इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कीमत और मांग में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है या ऋणात्मक संबंध है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। इस तरह से इन दोनों के उल्टे संबंध के कारण ये जो मांग वक्र हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब हम बाजार मांग तालिका देखते हैं। बाजार मांग तालिका नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति होंगे, है ना, या व्यक्तियों के क्या होंगे, समूह होंगे। यहाँ पर हमने वही कीमत ली है, कीमत पी है, और मांग यहाँ पे 3 व्यक्ति का मैंने उदाहरण ले लिया है। ये 3 सहेलियां हैं, ये 3 सहेलियां मांग करने जाती हैं, जिसमें एक है ए, एक है बी और एक है सी। तो हम पहले देखते हैं कि ये वाली जो लड़की है ए, ये क्या मांग करती है। जब 10 रुपए कीमत है तो 300, 20 रुपए कीमत है तो 200 इकाई, और 30 रुपए कीमत है तब ये कितनी इकाई की मांग करती है, 100। और ये जो दूसरी सहेली है बी, ये 10 रुपए कीमत पर 400 इकाई की मांग करती है, 20 रुपए पे
300 इकाई और 30 रुपए पे 150 इकाई की मांग करती है, क्योंकि इसका जो परिवार है वो थोड़ा बड़ा है। और एक और लड़की बाजार जाती है सी, ये 10 रुपए में 800, 20 रुपए में 500 और 30 रुपए में 250 इकाइयों की मांग करती है, क्योंकि इसका जो परिवार है वो कैसा है, संयुक्त परिवार है। लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन दिख रही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है, ये मांग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब यदि हम ये तीनों सहेलियों की मांग को जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी, बाजार मांग बन जाएगी। बाजार मांग तालिका क्या होगी, बाजार मांग तालिका व्यक्तियों के समूह द्वारा, यहाँ पे कौन है समूह, ए बी सी, व्यक्तियों के समूह द्वारा मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा को तालिका के द्वारा व्यक्त करती है। जब हम एक से अधिक व्यक्ति लेते हैं और उनकी सभी मांगों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, बाजार मांग। हम बाजार मांग तालिका को समझने के लिए इसका भी हम रेखा चित्र से समझ लेते हैं। यदि आप चाहें तो तीनों का अलग अलग व्यक्तिगत मांग तालिका जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, अलग अलग हम बना सकते हैं। कीमत और ए व्यक्ति, कीमत और बी और कीमत और सी। परंतु हम बाजार मांग तालिका बना रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी 10 रुपए कीमत पर कुल कितनी इकाई की मांग हो रही है, 1500 इकाई की। यदि कीमत बढ़ गई 20 रुपए हो गई तो कुल कितनी इकाई बाजार मांग कितनी है, 1000। और 30 रुपए पर बाजार मांग कितनी है, 500। इसमें भी हम एक्स अक्ष में क्यों ले रहे हैं, उपभोक्ता की मांग ले रहे हैं और वाई अक्ष में हम वस्तु की कीमत ले रहे हैं। जब 10 रुपए कीमत है तो हमारी मांग कितनी है, 1500। जब कीमत हो गई 20 रुपए तो मांग थोड़ी सी कम हो गई। कितनी कम हो गई, 500 यहाँ कम हो गई। पहले 1500 थी, अब कितनी हो गई, 1000 हो गई। अब कीमत थोड़ी और बढ़ गई, कितनी हो गई, 30 रुपए हो गई, तो मांग हमारी और कम हो गई। कितनी हो गई, टोटल 500। अब हम ये जितने बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक वक्र प्राप्त हो रहा है। ये वक्र है डीडी वक्र। ये जो डीडी वक्र है ये तीनों ए बी सी तीनों को जोड़ने से प्राप्त हुआ है। इस वक्र को हम क्या कहेंगे, बाजार मांग वक्र। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि मांग क्या है, मांग के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, तब जाके वो हमारी जो इच्छा है वो किस में बदलती है, मांग में। अब हम इस स्लाइड में मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं मांग का नियम बनाएं, क्योंकि आपको मांग का नियम पता है। आप यहाँ उदाहरण से खुद समझेंगे कि आपको तो ये सारी चीजें पता थी। मांग का नियम बनाने के लिए हमने वही तालिका ली है, कीमत लिया है और वस्तु की मात्रा ली है। जब 10 है तो 300 इकाई, 20 रुपए हो गया तो हमने 200 इकाई की मांग की, और जब कीमत 30 रुपए हो गई तो 10 इकाई की मांग की। इसका मतलब है कि जब कीमत कम है, कम से ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हम मांग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और यदि इसका उल्टा हम देखें कि कीमत कम हो रही है तो मांग कैसी होती जा रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब है P यानी कीमत और मांग, इनमें कैसा संबंध दिख रहा है हमको, उल्टा। एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अर्थात देखिए यहाँ पे कीमत बढ़ रही है तो मांग कैसी हो रही है, कम हो रही है। और मान लो कीमत कम हो रही है तो मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये दोनों में कैसा संबंध दिख रहा है हमको, ऋणात्मक या उल्टा संबंध। हमारा ये बन गया मांग का नियम। क्या नियम बन गया कि कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रही है, कीमत कम हो रही है तो मांग बढ़ रही है। क्या यही मांग का नियम हो गया? क्या हमारी इतनी चीजों से ये मांग का नियम हर जगह लागू हो जाएगा? नहीं, यह मांग का नियम तो है लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा। यह मांग का नियम हर जगह लागू नहीं होगा। हमने तो बना दिया कीमत ज्यादा मांग कम, कीमत कम मांग ज्यादा,
ये हमने मान लिया कि ये मांग का नियम है, परंतु यह हम हर समय लागू नहीं होगा। कब लागू नहीं होगा? यदि हमारी आय बढ़ जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ जाए तो कीमत ज़्यादा भी होगी तो हम सामान खरीदेंगे। अन्य वस्तु की कीमत, मैं अभी तक डव साबुन खरीद रही थी, अब मुझे पियर्स साबुन सस्ती मिलने लग जाएगी तो मैं पियर्स से नहाने लग जाऊंगी। यदि मुझे 2G फ़ोन अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन मैं वो फ़ोन नहीं खरीदूंगी, मैं 4G 5G फ़ोन खरीदना पसंद करूंगी। यदि शहर की जनसंख्या ही बढ़ जाएगी तो मांग अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। यदि सरकार रेट को फिक्स कर दे या महंगा कर दे, तब भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। सरकार ने फिक्स कर दिया कि शराब की कीमत ज़्यादा है, उस पर टैक्स बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मांग का नियम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और ये है धन का वितरण। धन किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत कम है, ऐसी स्थिति पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल वस्तु की कीमत और मांग, ये दोनों, ये जो मात्रा मांगी गई है, इन दोनों से ही केवल मांग का नियम नहीं बनता। यदि हमें इसे मांग का नियम बनाना है तो हमें ये जो जितनी बातें हैं, इतनी बातें, इनको हमको क्या रखना पड़ेगा? स्थिर रखना पड़ेगा। जब ये जितनी बातें हैं, ये सारी बातें कांस्टेंट रहेंगी, तब जाकर ये क्या कहलाएगा? मांग का नियम, जो कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थात मांग का नियम क्या हो गया? यदि अन्य बातें समान रहें तब, यदि अन्य बातें कौन सी समान रहे? अभी हमने देखा था, उतनी सारी बातें जब समान रहेंगी तब मांग का नियम लागू होगा। तब नियम क्या होगा? यदि अन्य बातें समान रहें तब किसी वस्तु के मूल्य कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है और किसी वस्तु का मूल्य अधिक होने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। वस्तु का मूल्य कम, मांग ज्यादा, मूल्य अधिक और मांग कम, अर्थात ये दोनों के बीच में क्या होता है? ऋणात्मक संबंध। कैसा संबंध होता है? उल्टा या ऋणात्मक संबंध। मांग के नियम की हम मार्शल की परिभाषा देखते हैं। यदि अन्य बातें समान रहें तो, अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य अधिक होने पर उसकी मांग घट जाती है। अब हम देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अभी हमने देखा कि मांग को सबसे अधिक कौन तत्व प्रभावित करता है? कीमत। वस्तु का मूल्य क्या होता है? जैसे ही वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो मांग कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, और वस्तु का मूल्य कम होता है तो मांग बढ़ जाती है। इस तरह से जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो हमने देखा वस्तु की कीमत। लेकिन वस्तु की कीमत के अलावा भी हमने देखा कि इतने ये पूरे तत्व हैं, ये सभी मांग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले सारे तत्वों के बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले प्रभावित करने वाले में हम देखते हैं उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को कैसे प्रभावित करती है यह हम समझेंगे। अर्थशास्त्र में वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। एक है हमारी सामान्य वस्तु और दूसरी होती है निम्न कोटि वस्तु। और एक अतिरिक्त वस्तु भी है, अनिवार्य वस्तु, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इस स्लाइड में हम देखते हैं सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं। सामान्य वस्तुएं वे होती हैं जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी हमारी जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो मांग में भी क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। तथा उपभोक्ता की आय में कमी होने पर वस्तु की मांग में भी कमी हो जाती है। यानी आय बढ़ रही है तो सामान्य वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि मान लो आय कम हो गई तो इन वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी इन वस्तुओं का आय से कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। सामान्य वस्तुएं सीधे आय से प्रभावित होती हैं। आय कम, मांग कम, आय अधिक, मांग अधिक।
इसको हम तालिका से समझ लेते हैं। ओ एक्स अक्ष में हम सामान्य वस्तु की मांग ले लेते हैं और ओ वाई अक्ष में हम क्या ले रहे हैं, आय ले रहे हैं। मान लो मेरी आय वाई ये है यहाँ पर। जब मांग वाई है तो मैं कितनी वस्तु खरीदती हूँ, क्यू वस्तु। कितनी वस्तु खरीदती हूँ, क्यू। यदि मेरी आय बढ़ के वाई से क्या हो जाए, वाई वन। कितनी हो जाए, वाई वन। जब मेरी आय बढ़ जाएगी तो मैं मांग को भी क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। क्यू से बढ़ा के क्यू वन, ये मेरी मांग बढ़ गई। यदि हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमको ऐसा वक्र प्राप्त होता है। इस तरह से हम ये दोनों बिंदु को मिला के हमको जो ड्यूटी वक्र प्राप्त होगा, ये कैसा होगा, सीधा होगा। यानी इसमें आय और वस्तु की मांग में कैसा संबंध दिखा रहा है, सीधा संबंध दिखा रहा है। सामान्य वस्तु के लिए यदि हमारी आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि आय हमारी कम होगी तो सामान्य वस्तु की मांग भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी प्रकार की वस्तु हमने देखी थी निम्न स्तरीय वस्तु। उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में मांग होती है इनकी। कैसी होती है, उल्टी। ऐसी वस्तुओं को हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कहा जाता है। इनका हम देखते हैं आय से कैसा संबंध होता है, उल्टा। यदि हमारी आय बढ़ती है तो हम निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और यदि मेरी आय कम हो गई तो मैं निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग अधिक कर दूंगी। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मेरी आय जैसे जैसे बढ़ती है मैं ये वस्तुओं की डिमांड कम कर देती हूँ। और यदि मेरी आय कम हो रही है तो मैं इन वस्तुओं का उपभोग अधिक से अधिक करने लगती हूँ। सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तुएं जो होती हैं, इनमें जो अंतर करना बहुत कठिन है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लो मेरा कितने का मकान है, 50 लाख का। मेरा एक मकान है 50 लाख का जो मेरे लिए बहुत आलीशान है। परंतु यदि मैं ये कहूँ कि मुकेश अंबानी के लिए ये 50 लाख का मकान जो होगा वो ये आलीशान होगा, नहीं होगा। उसके लिए ये जो मेरा आलीशान मकान है, जो मेरी सामान्य वस्तु है, उसके लिए कौन सी वस्तु बन जाएगी, निम्न स्तरीय। इसीलिए निम्न स्तरीय वस्तु और सामान्य वस्तु में जो मुख्य अंतर है वो आय के अंतर के अनुसार होता है। इसे भी हम तालिका से समझ लेते हैं। मान लो कि मेरी आय P है, मेरी आय P है, तब मैं वस्तु की मांग कितनी कर रही हूँ, Q वस्तु की मांग कर रही हूँ, Q वस्तु की। यदि मेरी आय बढ़ जाती है, मान लो कितनी हो जाती है, P1 हो जाती है। यदि मेरी आय अधिक हो गई या बढ़ गई तो मैं इन वस्तुओं की मांग क्या करती हूँ, कम करती हूँ। इन वस्तुओं की मांग कैसे करती हूँ, कम। यानी ये Q1 हो गई, ये Q है, Q से घट के कितनी हो गई, Q1। यदि अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये आपको डीडी वक्र यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब ये डीडी वक्र ऊपर से नीचे है, मतलब इनका निम्न स्तरीय वस्तु का जो संबंध है आय से वो कैसा है, ऋणात्मक है। कीमत ज्यादा, मांग, आय ज्यादा, मांग कम, आय कम, मांग ज्यादा। संबंधित वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। संबंधित वस्तु भी दो प्रकार की होती है, एक स्थानापन्न वस्तु होती है और दूसरी होती है पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले में एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी दोनों का काम एक सा होता है और एक ही उद्देश्य के लिए इनको पूरा किया जाता है। एक वस्तु इसमें इसकी जो विशेषता वो ये होती है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि कीमत कम हो गई तो स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे चाय और कॉफी। यदि चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग क्या खरीदने लगेंगे, कॉफी। और यदि चाय की कीमत कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, कॉफी नहीं खरीदेंगे। इसे भी हम तालिका से समझ लेते हैं। ओ एक्स अक्ष में हम कॉफी की मांग लेते हैं और चाय पर कॉफी की कीमत लेते हैं। यदि ये चाय की कीमत P है तब हम कॉफी की इतनी मांग करते हैं।
और यदि चाय की कीमत बढ़ गई, चाय की कीमत P से बढ़ के कितनी हो गई, P1 हो गई, तो हम कॉफ़ी की मांग ज़्यादा करने लगे। चाय की कीमत बढ़ी और कॉफ़ी की मांग हम करने लगेंगे। यदि चाय की कीमत कम हुई तो हम कॉफ़ी कम पिएंगे। इस तरह से दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा। इसका वक्र हमको कैसे प्राप्त होगा, डी वक्र प्राप्त होगा। चूंकि स्थानापन्न वस्तु, दोनों वस्तुओं का हम एक ही उद्देश्य से उपयोग करते हैं। ये साधारण सा आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि यदि एक ब्रांड का आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, यदि ये बहुत महंगा हो जाए तो आप तुरंत क्या करेंगे, दूसरा शैम्पू खरीद लेंगे। यदि ये शैम्पू सस्ता हो गया तो फिर आप ये शैम्पू का उपयोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, वापस आप इसी शैम्पू का उपयोग करने लगेंगे। इस तरह से स्थानापन्न का मतलब होता है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का उपयोग करना। यदि एक वस्तु महंगी होगी तो हम तुरंत दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगेंगे। अभी हमने स्थानापन्न वस्तु देखा पहला प्रकार, और अब हम देख रहे हैं दूसरे प्रकार की वस्तु, पूरक वस्तु। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। जैसे चाय और चीनी, कार और पेट्रोल। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि कार महंगी हो गई तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या कार की कीमत कम हो गई, कार सस्ती हो गई, तो पेट्रोल की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही कार सस्ती हुई तो लोग ज़्यादा कार खरीदने लगेंगे, और कार खरीदेंगे तो अपने आप पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से ये दोनों दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिना उपयोग नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, पूरक वस्तुएं। ऐसा ही चीनी और चाय के साथ होगा। यदि चाय महंगी हो गई तो चीनी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और चाय यदि सस्ती हो गई तो चीनी भी बहुत ज़्यादा उसकी मांग हो जाएगी, क्योंकि चाय बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, चीनी की। चाय और चीनी एक दूसरे के बिना कैसे हैं, अधूरे हैं। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे ही कार और पेट्रोल है, ऐसे ही और उदाहरण हम देख सकते हैं, जूता है, मोजा है। इसे भी हम तालिका में देखते हैं। एक्स अक्ष में हम पेट्रोल की मांग लेते हैं और वाई अक्ष में कार की कीमत। यदि कार की कीमत यदि P है, मान लो कार की कीमत P है, तो हम पेट्रोल की मांग कितनी कर रहे हैं, Q। और यदि कार की कीमत बढ़ गई, P से बढ़ के कितनी हो गई, P1, तो हम कम कार खरीदेंगे, और कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। Q से घट के कितनी हो जाएगी, Q1। यहाँ कीमत बढ़ रही है कार की, और यहाँ पर पेट्रोल की मांग कैसी होती जा रही है, कम हो रही है। अर्थात यहाँ पर कीमत और मांग में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। यदि हम ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डी वक्र प्राप्त होगा। उपभोक्ता की रुचि या अधिमानता मांग को कैसे प्रभावित करती है। रुचि या अधिमानता के अंतर्गत हम फैशन, आदत, रीति रिवाज आदि के बारे में बात करेंगे। यदि उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो जाएगा तो मांग भी कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यदि 1970 और 80 की बात करें तो हमारे लिए उस दशक में हम इस तरह के धोती कुर्ता की मांग कैसी रहती रही होगी, अधिक रहती रही होगी। परंतु क्या अभी भी हम इन चीज़ों को कम, यदि ये सस्ता मिल रहा है तो क्या अभी हम ये चीज़ें खरीद लेंगे, हम ये चीज़ें नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अभी जो फैशन में है और जो हमारी रुचि है वो महंगे ब्रांड्स के सूट पे है, तो ये सस्ता होने के बाद भी हम किसकी मांग करेंगे, रुचि के अनुसार नए फैशन की। इसी प्रकार यदि हम ये कहें कि अभी आपको ये जो 2G फ़ोन है ये 2000 में मिल रहा है, तो क्या बच्चे खरीदना पसंद करेंगे, नहीं। फिर उसकी कीमत चाहे ज़्यादा हो, चाहे ये जो फ़ोन हो 4G फ़ोन हो, इसकी कीमत 15,000 हो, तब भी हम क्या लेना पसंद करेंगे, ये 15,000 रुपये वाला फ़ोन खरीदना पसंद करेंगे। इस तरह से रुचि और अधिमानता कि हम किसको अधिक महत्व देते हैं, यह भी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। जनसंख्या के आकार बढ़ने या घटने से भी क्रेताओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इस प्रकार जनसंख्या भी मांग को प्रभावित करेगी। यदि अधिक जनसंख्या है,
यदि जहाँ शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण जो घरों की कीमत होगी, जमीन की कीमत होगी, कैसी होगी? अधिक होगी, क्योंकि वहाँ पर मांग भी कैसी है? बहुत अधिक है। इसी प्रकार यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें जहाँ पर जनसंख्या कम है, वहाँ इसी प्रकार देख रहे हैं हम कि जहाँ पर यदि जनसंख्या कैसी है? कम है, तो यहाँ पर घरों की मांग कैसी होगी? कम होगी, और मांग कम होने के कारण यहाँ पर भी कीमत कैसी होगी? कम होगी। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जनसंख्या भी किसी भी मांग को प्रभावित कर सकती है। शहर में हर वस्तु क्या होती है? महंगी होती है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, जिसके कारण मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसके तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ों की कीमत कैसी होती है? कम होती है। इस तरह से हमने देखा कि मांग को केवल कीमत प्रभावित नहीं करती, बल्कि बहुत सारे तत्व, अन्य वस्तुओं की कीमत है, आय है, जनसंख्या है, स्थानापन्न वस्तु है, पूरक वस्तु है, यानी दूसरे अन्य तत्व भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। अब हम आते हैं मांग फलन पे। आप अब अच्छी तरह से मांग एवं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। अब ये फलन क्या होता है? समस्या ये है कि ये फलन क्या चीज़ है। पहले मैं आपको फलन बता दूं, जिससे कि आपको फलन के बारे में भी पता हो। फलन गणित में जब कोई राशि या मान किसी एक या अधिक राशियों पर निर्भर करता हो, तब इस संकल्पना को व्यक्त करने के लिए फलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी राशि अन्य राशि पर निर्भर हो, किसी अन्य राशि, एक राशि अन्य राशियों पर निर्भर हो, इसी संकल्पना को व्यक्त करने के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? फलन का। इस तरह से फलन एक गणितीय शब्द है। यहाँ अर्थशास्त्र में हम फलन को मांग को समझाने के लिए करेंगे। वस्तु की मांग और उसके निर्धारक तत्व जो भी हम समझे थे, निर्धारक तत्व, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है, वस्तु की मांग और उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं, इन दोनों के संबंध को हम क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। वस्तु की मांग और उसके जो निर्धारक तत्व हैं, कौन कौन से निर्धारक तत्व देखे थे हमने? कीमत देखे थे, अन्य वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि, जनसंख्या और धन का वितरण। ये सारे तत्व किसको निर्धारित करते थे? वस्तु की मांग को। इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। इसे हम गणितीय रूप में समझाने के लिए इस सूत्र को लिखते हैं। D मतलब वस्तु की मांग, F मतलब फलन, Px मतलब वस्तु की कीमत। ये जो मांग है, ये किसका फलन है? इन वस्तुओं का। कौन कौन सा? Px, Py, Y, T, N, YD। अर्थात ये जो जितने तत्व हैं, वस्तु की कीमत है, अन्य वस्तु की कीमत Py, उपभोक्ता की आय Y है, टेस्ट मतलब रुचि, N यानी जनसंख्या को व्यक्त करते हैं हम, जनसंख्या का वितरण को YD से। इन सभी तत्वों के फलन को हम वस्तु की मांग कहते हैं, वस्तु की मांग फलन कहते हैं। इस तरह से मांग फलन क्या हुआ? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मात्रा और कीमत, इन दोनों के बीच के संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। जितनी इसके निर्धारक तत्व हैं, उनको हम क्या मान लेते हैं? स्थिर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्थिर। इस तरह से वस्तु की मात्रा और कीमत, इन दोनों के बीच के संबंध को हम कहते हैं मांग फलन। उपभोक्ता की मांग कीमत फलन के रूप में इस प्रकार लिखी जाती है। अर्थात मांग फलन का सूत्र क्या है? X बराबर FP। यहाँ X क्या है? वस्तु की मात्रा, F क्या है? फलन, और P क्या है? वस्तु की कीमत। X का मान किस पे निर्भर करता है? ये जो X है, मात्रा, इसका मान किस पर निर्भर करता है? इसका मान वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। अर्थात ये जो P होगा, ये क्या होगा हमारा? P जो होगा हमारा, ये स्वतंत्र परिवर्त कहलाएगा, और X क्या कहलाएगा? परतंत्र परिवर्त।
परतंत्र क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो कीमत है ये किस पे निर्भर है? x की जो मात्रा है ये किस पे निर्भर है? कीमत पर निर्भर है। यदि कीमत बदलेगी तो वस्तु की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। कीमत कम, मात्रा ज्यादा, कीमत ज्यादा, मात्रा कम, यानी इस तरह से ये जो वस्तु की मात्रा है ये किस पर निर्भर है? p पर निर्भर है। इसीलिए हम इसको, ये स्वतंत्र परिवर्त कहलाएगा और ये कहलाएगा हमारा परतंत्र परिवर्त। मांग फलन को समझने के लिए आपके बुक में उदाहरण दिया हुआ है। यदि दो परिवर्त x और y का फलन यदि हम देखें तो ये उदाहरण आपको दिया हुआ है। x परिवर्त में दिया है 0, 1, 2, 3 दिया है और y दिया है हमारा 10, 15, 18 और 20। इसका सूत्र है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y का और x के बीच जब हम संबंध देखेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस सूत्र में हम ये जो उदाहरण दिया इसका मान रखेंगे। यहाँ f ब्रैकेट में क्या दिया है? एफ एक्स, x की वैल्यू कितनी है? 0 है और y बराबर कितना है? 10 है। जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। जब f2 होगा इक्वल टू कितना है? y का मान 18। f3 लिखा हमने x की वैल्यू इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 20। यदि हम इस संबंध को y और x के संबंध को यदि हम ग्राफ में समझते हैं तो वो x अक्ष हमारा स्वतंत्र परिवर्त रहेगा x, क्योंकि वो x अक्ष में हमने क्या लिया है? x। तो x कैसा है हमारा? स्वतंत्र परिवर्त, क्योंकि y का जो मान होगा वो किस पे निर्भर करेगा? x पे। तो x को कैसा होगा हमारा? परतंत्र परिवर्त। अभी तक आपने इतना तो समझ गए होंगे कि हम x अक्ष में हमेशा स्वतंत्र परिवर्त लेंगे और y अक्ष में हमेशा परतंत्र परिवर्त लेंगे। यहाँ पर हम यदि देखें, पहले ये हमारा पहला संबंध आया 0 और 10 का। 0 x है और 10 हमारा y हो गया है, यानी हमको ये बिंदु प्राप्त हुआ। दूसरा संबंध में हम देखें 1 इक्वल टू 15, यानी x हमारा 1 हो गया, यानी ये हमारा 1 है और 15 ये हो गया हमारा 15। 1 और 15 ये हो गया हमारा 1 और 15। और तीसरा यदि अपन देखें f2 इज इक्वल टू 18, यानी हमारा x कितना है? 2 है और 18 लगभग यहाँ आ जाएगा हमारा 18। ये हमारा 18 हो गया, ये हमारा हो गया 2 और 18। और लास्ट है 3 इज इक्वल f3 इज इक्वल टू 20। 3 यानी x ये हो गया हमारा 3 और 20 यानी ये हो गया हमारा। इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। अब ये हमारा 1 से लेके हमारा कितना था? 0 से 10, तो यही बिंदु पे प्राप्त होगा। इस तरह से हम ये सारे बिंदुओं को क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। इनको मिलाने से हमको क्या प्राप्त हो गया? ये वक्र प्राप्त हो गया। यह वर्धमान फलन होगा, क्योंकि यहाँ x का मूल्य हम देख रहे हैं कि x का मूल्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो y का मूल्य भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस तरह से वक्र हमको कैसा प्राप्त हुआ? इनके बीच, दोनों के बीच सीधा संबंध है। तो इस फलन को हम क्या कहते हैं? वर्धमान फलन। वर्धमान फलन तब कहलाएगा जब एक परिवर्त का मान बढ़ने पर दूसरे परिवर्त का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह के फलन, इस तरह के संबंध को हम क्या कहेंगे? वर्धमान फलन। और वर्धमान फलन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम वही है, x और y है हमारे पास, दो परिवर्ती हैं x और y। यहाँ पे दिया है x की वैल्यू 0, 5, 10, 20 और y उल्टा दिया हुआ है 100, 90, 70 और 40। यदि हम इसको भी फॉर्मूला में रखें, फॉर्मूला वही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y और x के बीच संबंध। तो हम फॉर्मूला में मान रख लें f0 बराबर 100, f0 बराबर 100 और f5 बराबर 90, f10 बराबर 70 और f20 बराबर 40। यदि हम इसको भी रेखा चित्र में अपन दर्शा लेते हैं तो समझ आ जाएगा अपने को अच्छे से। ये x0 100 यानी x0, यहाँ पर भी हम x अक्ष में स्वतंत्र परिवर्त x लेते हैं और y अक्ष में परतंत्र परिवर्त y लेते हैं अपन। तो
x की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100, यानी ये बिंदु प्राप्त होगा हमको। दूसरे पे क्या दिया है 5 और 90, 5 यानी ये हो गया हमारा 5 और 90 मतलब 90 यानी यहाँ आ जाएगा बीच में, यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और तीसरी है F10 और 70, 10 यहाँ हो गई और 70 लगभग यहाँ हो जाएगा हमारा बीच में, ये हो गया हमारा। और लास्ट है हमारा F20 14, 20 ये हो गया हमारा और 40 यहाँ हो गया हमारा। इसको अपन मिला लेते हैं इस तरह से। अब इन बिंदुओं को हम मिला लेते हैं, इससे भी हमको एक वक्र प्राप्त होगा। अब ये हमारे पिछले वक्र से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है ये इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर y और x का संबंध कैसा है, उल्टा है। यहाँ x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कैसी हो रही है, कम हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे से कैसे दिख रहे हैं, उल्टे दिख रहे हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, हास्यमान फलन। ऐसे फलन जहाँ पर एक की मान बढ़ रहा है और दूसरे का मान घट रहा है, ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे, हास्यमान फलन। यानी इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। कैसा संबंध है, ऋणात्मक। और इसका वक्र कैसा प्राप्त होगा हमको, ऊपर से नीचे की ओर। इस प्रकार आज हमने मांग की बहुत सारी अवधारणाओं को पढ़ा, मांग फलन पढ़ा, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ा हमने, मांग का नियम, मांग तालिका, मांग का अर्थ, मांग के तत्व, ये सारी चीजें समझी। लेकिन अभी भी मांग को का जो थोड़ा सा टॉपिक है वो रह गया है, इसीलिए मैं बहुत जल्द अगला वीडियो भी लेकर आऊँगी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द इसके अगला पार्ट भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगी।